हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को विथ आंसर पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब मैंने आपको फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाया, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाया और लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी विथ आंसर पढ़ाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे सर आप उन क्वेश्चंस को बताइए जो हमारे फिजिक्स में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, टोटल ये 20 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं और आप सभी को पता है कि फिजिक्स में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादातर डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 3 ऐसे महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, यानी कि लगातार वो पूछे गए हैं और इस बार भी 2024 में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी फिजिक्स में 10 से 15 नंबर क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ही ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा नंबर का आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम एक एक करके 3 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, तीनों आपके डेरिवेशंस होंगे, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में डेरिवेशन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, बायो-सेवर्ट का जो नियम है ये हमारे फिजिक्स के 4th चैप्टर में है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये नियम है। बायो और सेवर्ट जो है ये 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं। देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये नियम किस लिए दिया गया और इस नियम को किसने और कब दिया। ठीक है, उसके बाद में हम नियम को पढ़ेंगे विथ फिगर। ठीक, देखिए इस नियम में सबसे पहले जानिए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। यानी कि इसी से रिलेटेड नियम दिया गया बायो-सेवर्ट का नियम, कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। इसी पर हमारा बायो-सेवर्ट का नियम आधारित है। मान लीजिए कोई तार है भैया, ठीक है, ये आपका तार है, इसमें धारा प्रवाहित की गई आई। ठीक है, तो इस पे इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, इसी को हम इसी में देखिए आगे देखिए क्या है। अब इस नियम को किसने और कब दिया? देखिए फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। ठीक है, यानी कि फ्रांस के 2 वैज्ञानिक हैं, बायो और सेवर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे बायो सेवर्ट एक ही वैज्ञानिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन उन्होंने किया था और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने नियम दिया था, जिसको कहा जाता है बायो सेवर्ट का नियम। अब चलिए नियम को पढ़ते हैं। ये तो था हमारे नियम से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक जानकारी जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि नियम क्या है। अब देखिए बायो-सेवर्ट के नियमानुसार इनके नियम को समझते हैं। ठीक है, किसी धारावाही चालक का लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन आप ऐसे कैसे समझेंगे? मतलब देखिए एक फिगर हम बनाते हैं। मान लीजिए एक धारावाही चालक है। ठीक है, इस साइड में मैं बनाता हूं। मान लीजिए ये एक धारावाही चालक है। ठीक है, अब इस चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है, क्योंकि भैया जब धारा बहेगी तभी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये धारा आपकी आई बह रही है, यहां से बहेगी यहां तक जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए इस धारावाही चालक, जब इसमें धारा बहेगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां से एक बिंदु यहां पर P है, ये आपका है बिंदु P। ठीक है, और इस पर आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा B से। ठीक, तो कहा जा रहा है कि देखिए किसी धारावाही चालक का लघु अवयव, अब इस धारावाही चालक का एक छोटा सा अवयव हम ले लेते हैं, बहुत छोटा सा इसका एक अवयव ले लेंगे। ठीक है, देखिए
ये आपका इसका एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया। ठीक, तो इस धारा जब इस चालक, ये आपका चालक है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। ठीक है, तो इस धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, मान लीजिए बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो डेल्टा P है। अब ये जो छोटा सा अवयव हमने ले लिया है, मान लीजिए ये आपका है डेल्टा L। डेल्टा L मतलब देखिए इस पूरे चालक की लंबाई तो L है, लेकिन इसका छोटा सा अवयव हमने लिया है, तो इसको मैं डेल्टा L से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर देखिए इधर भी उत्पन्न हो जाएगा। थोड़ा आप टेढ़ी लाइन मत बनाइएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए इधर भी आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ऐसे B, इसको भी हम डेल्टा B से डिनोट करेंगे। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। अब मान लीजिए ये जो आपका लघु अवयव डेल्टा L है, ठीक है, इससे r मीटर की दूरी पर ये बिंदु P है आपका, कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर। ठीक, इसकी दूरी हम r ले लेंगे। तो आपका जो डेल्टा L है वही इसमें कहा गया है। देखिए किसी धारावाही चालक का लघु अवयव जो डेल्टा L के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। यानी कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है ये किन किन कारकों पर निर्भर करेगी। देखिए ये जो है डेल्टा B चालक में प्रवाहित जो धारा I है इसके अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, मतलब जो डेल्टा B होगी ये चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। दूसरी चीज जो अवयव की लंबाई है, ठीक है, जो डेल्टा B है ये इस जो अवयव की लंबाई डेल्टा L है इसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। इन्हीं सबको अभी हम लिखेंगे, उसी के बाद हमारा फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, और एक और है, देखिए जो हमारा डेल्टा B है ये अवयव की लंबाई डेल्टा L तथा इस बिंदु P के बीच जो कोण बनता है, देखिए यहां पर एक कोण बन रहा है थीटा। ठीक है, कोण का नाम दे देंगे हम थीटा। तो कहा जाएगा कि जो डेल्टा V है ये अवयव की लंबाई डेल्टा L, ठीक है, तथा जो बिंदु P है इनके बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ज्या का मतलब साइन थीटा। ठीक, तो ये सब इस पर डिपेंड करेगा। और एक चीज और है भैया, क्योंकि यहाँ पे दूरी भी दी गई है, देखिए यहाँ डेल्टा L से इस P के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो आप कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है ये चालक से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्हीं सबको हम लिखेंगे। मतलब यहाँ पर जो बायो सेवर्ट का नियम दिया गया वो किसी धारावाही चालक में धारा बह रही है, उससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर डेल्टा B हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डेल्टा B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो अब यहाँ पर एक एक को हम लिखेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट हमने बताया कि जो डेल्टा B है ये चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे डेल्टा B चालक में प्रवाहित धारा को हम लोग डिनोट करते हैं I से। ठीक है, धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, ये जो डेल्टा B होगा ये कई कारकों पर निर्भर करेगा, धारा पर निर्भर करेगी, इस डेल्टा L पर डिपेंड करेगी, इस थीटा पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और इस डेल्टा L से जो P के बीच की दूरी r है इस पर भी डिपेंड करेगी। वही सब हम लिखेंगे कि आखिर जो डेल्टा B है ये किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो ये पहले धारा I पर डिपेंड करता है, तो लिखेंगे डेल्टा B अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, अनुक्रमानुपाती I, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ऐसे हम सबको लिखेंगे। अब दूसरी चीज क्या है, मैंने बताया कि जो डेल्टा V है ये इस अवयव की लंबाई जो डेल्टा L है इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, दूसरा मोमेंटम, एक एक पॉइंट को लिखिए, यही बायो सेवर्ट का नियम है, कुछ खास इसमें नहीं है, बस समझना है। देखिए डेल्टा B अवयव की लंबाई, अवयव की लंबाई, ठीक है, अवयव की लंबाई कितनी है, डेल्टा L, छोटे से अवयव की लंबाई है डेल्टा L। ठीक है, तो डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता
है। ठीक है, तो जो डेल्टा बी है ये अवयव की लंबाई डेल्टा एल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर भी लिख देंगे डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जो इसके बीच कोण बन रहा है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपका डी एल डेल्टा एल है और जो बिंदु पी है, देखिए इनके बीच में एक थीटा कोण बन रहा है, इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो तीसरा पॉइंट अब लिख देते हैं यहां पे, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो लिखेंगे डेल्टा बी अवयव की लंबाई, अवयव की लंबाई, ठीक है, तथा बिंदु P के बीच बने कोण। देखिए दोनों के बीच कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण। ठीक है, तो बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो वही फिर लिख देंगे हम डेल्टा बी जो है ये अनुक्रमानुपाती है किसके, साइन थीटा। देखिए ज्या का मतलब होता है साइन। ठीक है, तो साइन थीटा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब एक समीकरण और है, वो क्या है, देखिए जो आपका डेल्टा वी है वो, देखिए ये जो आपका डेल्टा एल डेल्टा एल से बिंदु पी के बीच की जो दूरी आर है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको भी लिख देंगे और समीकरण नंबर 4 इसको मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट वाला लिखेंगे, डेल्टा बी चालक से बिंदु पी के बीच की दूरी आर। देखिए बीच की दूरी क्या है, आर। ठीक है, तो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या लिखेंगे हम, डेल्टा बी, अब ये व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r²। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब करना कुछ नहीं है भैया, 1 2 3 4 तीनों समीकरण को अगर आप देखिए ऊपर से मैं चल रहा हूं। देखिए समीकरण नंबर 1 आपका ये है, 2 ये है, यानी कि डेल्टा बी जो है ये धारा के अनुक्रमानुपाती है, डेल्टा बी जो है ये लघु अवयव डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती है, डेल्टा बी जो है ये साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है, और डेल्टा बी 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है डेल्टा बी। ठीक, और बाकी के जो हमारे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को मिलाने पर, तीनों चारों को मिला देंगे तो लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 2 3 व 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को लिख देंगे 4 को मिलाने पर। ठीक है, तो डेल्टा बी तो आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि चारों जो है डेल्टा वी ही है, तो डेल्टा वी को ऐसे रहने देंगे, बाकी सबको मिला देंगे। देखिए सबसे पहले ये धारा के अनुक्रमानुपाती था तो धारा लिख देंगे, फिर डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती था डेल्टा एल लिखेंगे, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती था साइन थीटा लिखेंगे, अपान देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था तो r² लिख देंगे। बस यही फॉर्मूला है हमारे बायो-सेवर्ट के नियम का। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए ये अनुक्रमानुपाती है, सॉरी बराबर मत लगाइएगा, यहां पर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये इन सबके अनुक्रमानुपाती और r² जो है इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, दूरी के वर्ग के। अब क्या करेंगे, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा आएगा डेल्टा बी इक्वल टू
बराबर जब लगाएंगे तो एक नियतांक यहाँ पे जुड़ेगा, वो नियतांक है म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक है, बाकी को ऐसे रह देंगे इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप सबको बताइए, देखिए म्यू नॉट क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, लिख लीजिए म्यू नॉट इक्वल टू निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक, आई क्या है, धारा है, डेल्टा एल है लघु अवयव, साइन थीटा ये ज्या है, आर स्क्वायर क्या है, ये दूरी है। ठीक है, मतलब लघु अवयव डेल्टा एल से पी के बीच की दूरी। ठीक, तो यहां पर एक चीज और समझिए, फॉर्मूला तो समझ में आ गया, यही आपके बायो-सेवर्ट के नियम का फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर म्यू नॉट अपान 4 पाई, अभी न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए, सारी वैल्यू दी जाए, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे इसमें होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। ये देखिए एक नियतांक है, इसको नियतांक लिख देंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अगर आप कहीं भी न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और म्यू नॉट अपान 4 पाई आपको दिया गया है, तो इसकी वैल्यू आप 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे अगर केवल म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर पूछी जाए तब क्या करोगे, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की वैल्यू पूछी गई है तो 4 पाई को 10⁻⁻7 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, बाकी ऐसे ही रहेगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन, इन सारी चीजों को आप हाईलाइट कर दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, म्यू नॉट का मात्रक, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक होता है, देखिए एमकेएससी पद्धति में, देखिए किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -2 और एम्पियर के पावर -2, एम्पियर के पावर -2। ठीक है, ये एमकेएससी पद्धति में इसका मात्रक होता है। ठीक, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा। ये सारी जानकारियां आपके लिए बेहद जरूरी हैं। ये जो मैंने ऊपर बताया, इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपान 4 पाई की, ये आपको कई जगह यूज करने होते हैं, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर जानिए। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी आता है, एक और वैल्यू बता देता हूं, म्यू नॉट अपान 2 पाई आ जाता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसकी वैल्यू कोई पूछे क्या होगा, तो देखिए भैया यहां से 2 पाई यानी कि 2 यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, यहां देखिए 4 पाई था, इसका 2 पाई का 2 से गुणा करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, तो यानी कि ये 2 हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और 10⁻⁻7 ऑलरेडी है, ये आपका ऐसे रहेगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं म्यू नॉट अपान 2 पाई आता है तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा वैल्यू होता है। तो देखिए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तार ले लेना है। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से ड्रॉ करूंगा, ध्यान से समझिएगा। एक तार हम ले लेंगे ऐसे, ठीक, अनंत लंबाई का है भैया, तो हम कुछ लंबाई इसकी कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जब ये तार है तो इसमें धारा भी बह रही होगी, धारा को हम आई मान लेते हैं। ठीक है, इसमें धारा आई बह रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो मान लीजिए इससे r मीटर की दूरी पर, देखिए मान लीजिए यहां पर एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु यहां पर क्या है, P है, इसको नाम दे देते हैं भैया, इसका नाम है P। ठीक, एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, देखिए इसी को हम इसमें क्या करेंगे, ये कितनी दूरी पर है, ये r दूरी पर है, इसको इसके बीच की जो दूरी है वो है r। ठीक, तो समझ में आया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि माना एक लंबे तार में I धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है, देखिए I है। ठीक है,
अब इस तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी r को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, एक वृत्त की कल्पना कर देंगे ऐसे। देखिए ये इस r को हम त्रिज्या मानकर एक वृत्त हमने खींच दिया। ठीक है, अब देखिए इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु P से देखिए यहां पे मान लीजिए आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है B है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें V वेक्टर निकालना है, यानी कि B निकालना है। ठीक, और यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने ये पूरा एक वृत्त खींचा, इस वृत्त का एक छोटा सा अवयव ले लेंगे जिसको हम अल्पांश बोलते हैं, उसको DL वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, DL वेक्टर। अब हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम यहां पर लगेगा। अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। ठीक, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो ये समझ में आया। देखिए इसमें आई धारा बह रही है। ठीक है, आई धारा इसमें बह रही है। तो आप लोग लिखना चाहे तो साइड में लिख सकते हैं। देखिए चित्र को समझिए, एक हमने लंबा सीधा तार लिया, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, हमने इस r को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की कल्पना कर दी। ठीक है, एक वृत्त खींच दिया। ठीक, अब इस वृत्त का पूरे वृत्त पर देखिए, यहां पे पूरे वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान होगी। ठीक है, और जो ये dl लिया है, मैंने इस वृत्त का एक छोटा सा अवयव लिया है dl, जिसे हम लघु अवयव बोलते हैं। ठीक है, अल्पांश जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये हमने dl ले लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। ये चित्र समझ गए होंगे आप लोग। तो नियम लगाने से पहले हम थोड़ा सा लिख लेंगे कि माना एक लंबे सीधे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इतना हमें साइड में लिखना पड़ेगा ताकि फुल नंबर हमें मिले। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक लंबे सीधे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब जो मैंने बनाया है चित्र में वही मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोग अगर फिगर समझ गए तो आप बहुत आसानी से इसको आसानी से लिख लेंगे और इसको डेरिवेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तार से कितनी दूरी पर, तार से देखिए r मीटर की दूरी पर। ठीक है, यहां पर लिख देंगे r मीटर या r दूरी पर लिख दीजिए। ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु, प्रेक्षण बिंदु लिख देंगे, प्रेक्षण बिंदु, एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बस इतना लिख दीजिए, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता इसको हम लोग डिनोट करते हैं B वेक्टर से, V वेक्टर। ठीक है, ज्ञात करनी है। तो वही चीजें मैंने लिखा है जो यहां पे दिया गया है। ठीक है, कि माना एक लंबे सीधे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब यहां पे हम लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एम्पियर का परिपथीय नियम मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, क्या बताया मैंने कि किसी बंद वक्र के परिता, देखिए बंद वक्र है, इसके परिता जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन होता है, ये इस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा जो I है इसका म्यू नॉट गुना होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला, देखिए इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, या म्यू नॉट आई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये ठीक इतना होता है, यही होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। अब यहां पे एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, ठीक है, शायद आपको पता भी हो। देखिए मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा उसको। एक फॉर्मूला होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर
इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये थीटा क्या है, ये थीटा जो है ये ए और बी के बीच बनने वाला कोण है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर है तो इसको हम ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये ए है, ये मान लीजिए बी है, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है तो इसको लिख देंगे बी डीएल कोस थीटा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, इसके जगह पर लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिखेंगे वी डीएल कोस थीटा, ऐसे लिख देंगे। ठीक, बी डी एल कोस थीटा, बी डी एल कोस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई, आपका ऑलरेडी है म्यू नॉट आई, देखिए यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग कहेंगे सर थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ जल्दी से। देखिए यहाँ पे जो हमारा बी वेक्टर है और जो डीएल वेक्टर है ये दोनों एक ही दिशा में है। मैंने बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, ए और बी के बीच बना कोण है, तो यहाँ पे बी और डीएल के बीच बने कोण के जगह पर हम थीटा के जगह पर उसको रखेंगे। तो यहां पे देखिए बी और डीएल दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए जो इनके बीच का कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा, इसको मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, ठीक है, नीचे लिखूंगा। देखिए लिखेंगे जहां आई, देखिए चूंकि बी वेक्टर तथा देखिए बी वेक्टर तथा डीएल वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, इसलिए थीटा इक्वल टू आपका कितना होगा, दोनों एक ही दिशा में भी है तो उनके बीच कोण 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो 0 हम रखेंगे थीटा के जगह पर। तो क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में हम थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए ब्लू पेन का यूज करेंगे, देखिए बी डी एल, ठीक है, इंटू कॉस थीटा के जगह पर 0 डिग्री रख देंगे। ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई आपका ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, अब देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आएगा बी डी एल, ठीक है, इक्वल टू आपका आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की जगह पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी डी एल आपका आया तो यहाँ पे बी को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपका वृत्त है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो समान होगी, इसका समाकलन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बी आपका हो गया, इंटीग्रेशन डीएल का हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, डीएल का हम समाकलन कर देंगे, तो हमारा ये इतना आ गया इंटू म्यू नॉट इंटू आई, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, जो ये आपका इंटीग्रेशन डीएल है ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, यानी कि देखिए ऊपर थोड़ा सा, ये जो आपका क्लोज इंटीग्रेशन डीएल है, सॉरी जो इंटीग्रेशन डीएल है, ठीक है, ये 2 पाई आर के बराबर होगा, क्योंकि वृत्त है इसकी परिधि के बराबर होगा, क्योंकि डीएल जो है ये छोटा सा अवयव है, इसका हम समाकलन कर रहे हैं, तो ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा, यानी कि 2 पाई इंटू त्रिज्या, ठीक, 2 पाई आर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये आपका इतना हो गया तो इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा ऐसे। ठीक, इसलिए देखिए अब ये फॉर्मूला किस प्रकार से आएगा, बी इंटीग्रेशन डीएल के जगह पर 2 पाई आर कर देंगे तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई है, इसको ऐसे लिख देंगे म्यू नॉट आई। ठीक, समझ में आ रहा है, कुछ इसमें नहीं है। अब देखिए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू देखिए 2 पाई आर इधर है, गुणे में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। आप चाहें तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं, यही होगा हमारा अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। या इसको थोड़ा और अगर आप अच्छे से करना चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए ऊपर आप कर दीजिए 2 से गुणा, ठीक है, और नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, देखिए म्यू नॉट आई है और नीचे 2 पाई आर है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, 2 से दोनों को गुणा कर देंगे,
दो ऊपर दो नीचे, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला कैसे आएगा, देखिए B इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए म्यू नॉट आपका ऐसे ही है अपान 2 पाई का 2 से गुणा होगा तो ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक, इनटू ये I2 इसको लिख सकते हैं 2i अपान r, नीचे है r हो जाएगा। ये इस प्रकार से भी आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों ठीक है, चाहे आप इसको इस प्रकार से लिखिए चाहे इस प्रकार से लिखिए, दोनों सेम है। म्यू नॉट अपान 4 पाई के पदों में मैंने लिख दिया ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो ये आपका होगा डेरिवेशन का फॉर्मूला, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, समझ में आया। जहां पे देखिए म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, I है धारा, R है त्रिज्या, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं था, मैंने आपको सिंपली बताया कि मैंने एक सीधा तार लिया जिसमें I धारा बह रही थी, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी थी। हमने एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। अब देखिए A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB cos थीटा होता है, तो मैंने B को A माना और DL को B माना, तो हमारा ये आया B DL cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट I। अब B वेक्टर और DL वेक्टर एक ही दिशा में है भैया, तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैंने 0 रखा, तो हमारा आया इंटीग्रेशन B DL इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। B को मैंने बाहर निकाल लिया, DL का समाकलन कर दिया, तो हमारा देखिए इंटीग्रेशन DL की वैल्यू होती है 2 पाई r, तो हमने समाकलन DL के जगह पर 2 पाई r रख दिया। बाकी हमने B इक्वल टू हमारा जो लास्ट में आंसर आया वो म्यू नॉट I अपान 2 पाई r आया, या फिर आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2i अपान r, ठीक है। तो ये डेरिवेशन थोड़ा सिंपल सा था, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच लगने वाले बल का सूत्र आपको निकालना है, यही वाला फॉर्मूला देखिए F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। ये आपको डेरिवेशन करना है। देखिए यहाँ पे F है चालक तार पर लगने वाला बल, L है प्रति एकांक लंबाई, ठीक है, प्रति मीटर की जो लंबाई है, यानी कि F अपान L अगर हम देखें तो ये आपका है चालक की L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल। म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 धारा है, I2 भी धारा है, R है दोनों तारों के बीच की दूरी, जो दोनों तार हैं, ठीक है, समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच की दूरी R है, ठीक। तो चलिए हम डेरिवेशन करते हैं, हमें कुछ करना नहीं है। देखिए ऐसे दो चालक हमारे होंगे ऐसे, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इनके बीच की जो दूरी है वो होगी R, और इन दोनों धारावाही चालकों पर लगने वाला बल हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं भैया, डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमें ये डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले हमें दो चालक तार लेने होंगे, ठीक है। सबसे पहला हम यहाँ पे मान लीजिए ले लेते हैं, देखिए इस प्रकार से हम थोड़ा सा करेंगे ऐसे, फिर ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है, मतलब इस प्रकार से हम तार ले लेंगे, दो लेना है हमें, तो एक ये हो गया और दूसरा हम इस साइड में ले लेंगे, ठीक है, ऐसे दो रहेंगे, समांतर रहेंगे भैया, तो एक दूसरे के समांतर ही हैं, जैसा मैं बना रहा हूं ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये दो हमारे समांतर धारावाही चालक तार हैं। अब देखिए इसमें दोनों तार हैं, दोनों में हमारी धारा बह रही है, एक में बह रही है I1 धारा और दूसरे चालक तार में बह रही है I2 धारा, ठीक है। दोनों का नामकरण कर देते हैं, नामकरण करना जरूरी है कि ये कौन है भैया, ये कौन है, ठीक है। तो ये हमारे हैं PQ, इनको मान लेते हैं PQ, ठीक है। और जो बगल वाले हैं भैया दूसरा तार है, इसको हम मान लेते हैं RS, ठीक है, ऐसे हम मान लेंगे PQRS, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे दोनों चालक हैं, एक PQ दूसरा RS, ठीक है। अब दोनों में धारा बह रही है, देखिए इसमें I1 है, इसमें I2 है। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये दोनों चालक हैं आपके, इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि हम इस चालक के समीप एक दूसरा धारावाही चालक रखें, मान लीजिए चालक हमने लिया, इसमें धारा बह रही है, इसके समीप हमने दूसरा धारावाही चालक लिया, तो ये पहले वाले चालक से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण एक बल का अनुभव करेगा। मतलब अगर इसके बगल में हम इसको रख देंगे दूसरा चालक तार, दोनों में धारा बह रही है, तो ये जो दूसरा चालक तार है ये इसके कारण धारा का चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, अब यहां पर एक बिंदु हम मान लेते हैं, इस पे एक बिंदु मान लेते हैं M, ठीक है,
इस बिंदु का हमने नाम दे दिया। एक चीज और कीजिएगा आप लोग, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको भी लिख दीजिएगा। दोनों के बीच की दूरी जो है वो r मीटर है, ठीक है, तो r हमने लिख दिया। ठीक, अब ये आपका यम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इस चालक के कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम लोग मान लेंगे B1। देखिए चुंबकीय क्षेत्र को हम मान लेंगे B1, मतलब इस चालक तार के कारण इस तार पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B1 होगा। अब एक चीज और आता है, अब मान लीजिए ये आपका दूसरा तार है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बिंदु हम ले लेते हैं जो कि जिसका नाम हम लोग दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं N। ठीक, अब एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसकी दिशा क्या होगी। जैसे इस चालक तार में धारा बह रही है, ठीक है, इस चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है इस चालक पर B1 है, तो बताइए इसकी दिशा क्या होगी। तो इस चालक तार, इसकी जो बल की दिशा होगी, इस पर लगने वाला बल, क्योंकि मैंने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र, मतलब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और अगर इसके समीप हम दूसरा धारावाही चालक रख दें तो पहले वाले चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये एक बल का अनुभव करेगा। इस चालक के कारण इस तार के पास जो है B1 एक है, बिंदु M है, इस पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है, तो यहाँ पर ये बल का अनुभव करेगा और इस बल की दिशा जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है, मतलब ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। इस पर लगने वाला बल जो होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार कि जो B1 की दिशा होगी, ठीक है, वो तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, तो इसको मैंने इस प्रकार से कर दिया। इस पर जो बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो जो जो मैंने बताया उसको अब हम लिखेंगे। इस पर भी बल ऐसे कार्य करेगा, ठीक, बल कार्य करेगा, मतलब यहाँ पे अब हम लिखेंगे कुछ, ठीक है, साइड में जो जो मैंने बताया वही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना अनंत लंबाई के दो धारावाही तार, देखिए अनंत लंबाई के दो धारावाही तार हैं PQ और RS, ठीक है, जो वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। इन दोनों में I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब चालक तार इस PQ के कारण, इस चालक तार PQ के कारण जो इस बिंदु M पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो जो जो दिया गया है, जो जो मैंने बताया उसको पहले हम लिखेंगे माना अनंत लंबाई, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अनंत लंबाई के दो धारावाही तार कौन कौन है भैया, एक है PQ तथा व RS, ठीक है, वायु अथवा निर्वात में, ठीक है, वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से R मीटर की दूरी, यहाँ पे R जो लिखेंगे ब्लैक से लिख देंगे, R मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें क्रमशः जो धारा बह रही है उसको भी लिख देंगे, इनमें क्रमशः I1 व I2 प्रबलता की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। मतलब जो हमने फिगर में बताया वही लिखना है कि माना अनंत लंबाई के दो धारावाही तार हैं PQ तथा RS, ठीक है, जो निर्वात या वायु में एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखें। देखिए दोनों का डिस्टेंस जो है वो R मीटर है, ठीक है। अब इन दोनों में क्रमशः I1 तथा I2 की धारा प्रवाहित हो रही है। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इस चालक तार PQ के कारण इस बिंदु M पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था, ठीक है, अनंत लंबाई के धारावाही तार से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कराया था और वो डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या बताया था मैंने, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चालक तार PQ के कारण इस बिंदु
इस बिंदु यम पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B1 है उसको निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि मैंने बताया जब एक चालक आपका है जिसमें धारा बह रही है और उसके समीप दूसरा चालक हम रख देते हैं तो इसके कारण ये जो है चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो यहां पे अब हम निकालेंगे, लिखेंगे चालक तार PQ के कारण बिंदु M पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया था, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अनंत लंबाई का एक धारावाही तार है, इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताई थी, यहाँ पे बिंदु M है। फॉर्मूला लगभग उसी तरह से रहेगा, बस वहां पर B था, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने B1 माना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे B1 इक्वल टू क्या होगा हमारा? देखिए उसका फॉर्मूला हमने निकाला था μ0/2π इंटू I/R था। यहां पे जो आपका चालक तार है PQ, इसमें I1 धारा बह रही है तो हम यहां पे I1 लिखेंगे। ठीक है, I1/R, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा चालक तार PQ के कारण बिंदु M पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको क्या निकालना है? देखिए मैंने बताया जब आपका चालक में धारा प्रवाहित होगी तो उसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न होगा। इसके समीप दूसरा जब हम चालक रखेंगे उसमें भी धारा बह रही है तो इस चालक के कारण ये चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो अब तार RS की, ये देखिए तार जो आपका RS है, ठीक है, इसकी L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल निकाल लेंगे। मतलब ये जो तार RS है इसकी L लंबाई, मान लीजिए अनंत लंबाई का है लेकिन इसकी L लंबाई पर हम आरोपित चुंबकीय बल निकालेंगे। ठीक है, कि कितना बल लगता है तो उसको हम निकालेंगे। वैसे बल का फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया था। ठीक है, F इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, चूंकि F इक्वल टू आपका होता है एक फॉर्मूला IBL साइन थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर हम रखेंगे उसको। ठीक है, लेकिन कैसे? चलिए लिखते हैं, क्योंकि हमें तार RS के लिए निकालना है तो यहां पे लिखेंगे अब तार RS की L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल। ठीक है, तो यहां से अब हम बल को निकाल लेंगे। ठीक है, तो F इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा IBL साइन थीटा होता है। लेकिन देखिए जो हमारा ये चालक तार RS है इसमें जो धारा बह रही है वो I2 है। ठीक है, तो हम I के जगह पर I2 लिखेंगे और B के जगह पर B1 लिखेंगे, क्योंकि यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे I2 B1। ठीक है, L साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे ये जानना जरूरी है। देखिए यहां पे जो आपका चालक तार है और जो ये बल है इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा के जगह पर हम लोग देंगे 90 डिग्री। ठीक है, इतना समझना पड़ेगा तभी ये डेरिवेशन आप कर पाएंगे। अब F इक्वल टू आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा I2 B1 इंटू L। ठीक है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो B1 है इसकी वैल्यू लाकर यहां पे रख देनी है, फिर हमारा आ जाएगा चालक तार RS पर आरोपित चुंबकीय बल। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, इस B1 की जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहां पे आपका हो जाएगा F इक्वल टू, ठीक, ये आपका I2 है, I2 ऐसे ही रहेगा इंटू B1 की वैल्यू हमें ऊपर से रख देनी है। देखिए μ0/2π इंटू I1/R, तो यहां पे लिख देंगे μ0/2π, इसको ब्रेकेट में कर देंगे। ठीक है, इंटू 2π इंटू I1/R, I1/R। ठीक है, और जो L हमारा है उसको ऐसे रहने देंगे। देखिए L हमारा ये है। ठीक है, I2 हमने लिखा, B1 की वैल्यू रख दी, L हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखिए हम यहां से F निकाल लेंगे, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख दें। किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए μ0/2π।
ठीक है, इंटू I1 I2, देखिए I1 इंटू I2 अपान R, ठीक है, इंटू आपका L। तो ये तो हमारा आया चुंबकीय बल, यानी कि तार आरएस की L लंबाई पर आरोपित बल। ये जो आपका तार आरएस है इसकी L लंबाई पर आरोपित ये बल आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इस L को हम इधर लेकर चले आएंगे, बस हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अब चालक तार आर एस की प्रति मीटर लंबाई, ठीक है, पर आरोपित बल, ठीक है, पर आरोपित बल, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, F के ये L इधर गुणे में इधर आएगा तो F के नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा F अपान L इक्वल टू, अब ये हमारा आया म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R, और इसका मात्रक क्या होगा, देखिए F है बल का मात्रक न्यूटन, और L है आपका लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर, और यही हमारा हो जाएगा दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल का फॉर्मूला, ठीक है। F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब हमने क्या किया, RS की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल निकाल लिया। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे PQ की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल निकालना है, तो दोनों समांतर हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो जो उस पर आया वही इस पर भी आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो लिखूंगा इसी प्रकार PQ की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखिए वही सेम प्रोसेस रहेगा, F अपान L इक्वल टू जो मैंने ऊपर बताया म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R, न्यूटन प्रति मीटर दोनों सेम होगा, ठीक है, बट इसकी प्रकृति अलग होगी। जैसे देखिए प्रकृति का मतलब क्या हुआ, ये इसकी प्रकृति थोड़ा डिफरेंट होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी दोनों चालकों पर धाराएं अगर समान एक ही दिशा में बह रही हैं, ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझिए कि दो समांतर तारों में धाराएं अगर एक ही दिशा में हैं तो तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखिए अगर ये दोनों एक ही दिशा में, तो इन पर लगने वाला बल जो होगा, ये जो तार हैं दोनों, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मान लीजिए अगर दोनों की दिशा अलग अलग है, ठीक है, दोनों की दिशा समान नहीं है, विपरीत दिशाओं में है, तो तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका डेरिवेशन हो चुका है यहीं पे, F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R, यही आपका डेरिवेशन था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, ठीक है, यहाँ पे यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें कुछ नहीं करना, एक बार हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। देखिए दो हमने चालक लिया, I1 और I2 धारा दोनों में बह रही है, इनका नाम कर दिया PQ, दूसरा चालक है QR, ठीक है। इसका मान लीजिए एक बिंदु है M, इसका एक बिंदु N है, ठीक है। अब इस चालक PQ के कारण इस चालक RS पर जो आरोपित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको B1 हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इस PQ के कारण बिंदु M पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल लिया सबसे पहले, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बल निकाल लिया, तार RS की L लंबाई पर आरोपित बल, वो हमारा इतना आ गया। फिर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू रख दी, तो हमारा इतना आ गया बल, ठीक है। अब चालक तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल, इस L को हम इधर ले आए, हमारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। दैट्स अ सिंपल डेरिवेशन। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये तीन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एकदम समझ में आ चुके होंगे। तीनों मैंने आपको बताया, ये तीन जो तैयार करके जाएगा भैया उसका 10 से 15 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।